हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और ये है आपका स्विच बुलेटिन, जहां खबरें होती हैं रिलेटेबल और हर स्टोरी होती है डिबेटेबल। आज के इस आधे घंटे की बुलेटिन में हम दिन भर की 4 ट्रेंडिंग खबरों पर बात करेंगे और उन्हें डिटेल में समझाएंगे। कौन कौन सी हैं वो 4 खबरें, चलिए जानते हैं। आज हम जानेंगे कि ममता बनर्जी के मंदिर बनाने पर बीजेपी विरोध क्यों कर रही है भला। समझेंगे कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या है। जानेंगे कि अगर तलाक के बाद पति ने नहीं दिया गुजारा भत्ता तो उसका क्या होगा। और हर रोज की तरह आपको बताएंगे सीरिया के ताजा हालात और उसका भारत पर असर। ये तो है स्विच बुलेटिन का एक छोटा सा डोज, लेकिन अगर आपको और भी खबरों का डोज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको जाना होगा बस स्विच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स पर, जहां मिलेंगी खबरें फुल कवरेज के साथ। तो चलिए अब आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट आज का स्विच बुलेटिन। भारत से करीब 4203 किलोमीटर दूर सीरिया है, जहां बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद हलचल मची हुई है। लेकिन सीरिया में मचा ये हड़कंप इनडायरेक्टली हमारे देश पर भी गहरा असर डाल सकता है। बेसिकली सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन का भारत पर क्या असर होगा, इसका कोई असर होगा भी या नहीं, बता रही हैं हरीम आज की पहली रिपोर्ट में। शुरू करते हैं भारत और सीरिया के रिश्तों का बैकग्राउंड समझकर। भारत और सीरिया का रिश्ता नया नहीं है। हिस्टोरिकल, कल्चरल और सिविलाइजेशनल टाइज ने दोनों देशों को करीब रखा है। आजादी के बाद से ही दोनों देशों ने हाई लेवल बायलैटरल टॉक्स जारी रखी हैं। भारत ने हमेशा सीरिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का समर्थन किया है और जब सीरिया में 2011 से गृह युद्ध छिड़ा तब भी भारत ने एक सुलह सफाई वाले यानी कंसिलिएटरी पॉलिटिकल सॉल्यूशन का पक्ष लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने सीरिया के विकास में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इसका एक एग्जाम्पल है $240 मिलियन की क्रेडिट लाइन, जिससे सीरिया के तिश्रीन थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट को मदद मिली। इसके अलावा आईटी और फर्टिलाइजर्स एंड ऑयल सेक्टर्स में भी भारत के इन्वेस्टमेंट्स ने सीरिया की इकोनॉमी को ताकत दी है। तो अब सवाल उठता है कि बशर अल असद के डाउनफॉल का मतलब क्या हो सकता है। उनके शासन का अंत सीरिया में नई राजनीतिक परिस्थितियां पैदा कर सकती है, लेकिन इस बदलाव के साथ ही एक बड़ा खतरा भी है। अगर असद के बाद सत्ता इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप्स के हाथ में जाती है, जैसे कि हाई पॉसिबिलिटीज लग ही रही हैं, क्योंकि वहां हयात तहरीर अल शाम ने पकड़ मजबूत कर ली है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे न सिर्फ सीरिया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इनस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। और हाँ, ISIS जैसे संगठनों का दोबारा उभरना भी चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन खास तौर पर भारत की बात करें तो भारत के लिए चिंता की एक वजह सीरिया में उसके फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं। जैसे कि 2004 में ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और IPR इंटरनेशनल के बीच तेल और गैस की खोज का समझौता हुआ था, इस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ मिलकर एक कैनेडियन फर्म में 37% हिस्सेदारी खरीदी थी। ये कैनेडियन फर्म सीरिया में एक्टिव है। ऐसे में सीरिया में सत्ता परिवर्तन से इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। और जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप ट्रेड कॉरिडोर की योजना है, उसमें भी सीरिया की स्टेबिलिटी का बड़ा रोल है। यानी इन सब चीजों की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सीरिया का स्टेबल होना जरूरी है। एक और दिलचस्प पहलू है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बढ़ता प्रभाव। विपक्षी विद्रोही तुर्की के समर्थन से मजबूत हो रहे हैं। अगर तुर्की का प्रभाव बढ़ता है तो भारत और तुर्की के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। हाल ही में एर्दोगन ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। इसे भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। फिलहाल सीरिया की राजनीति अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है, लेकिन ये साफ है कि असद का पतन सिर्फ सीरिया का इंटरनल मामला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे रीजन और भारत के इंटरेस्ट पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि सीरिया में जारी हिंसा के बीच भारत ने हाल ही में 75 इंडियन नेशनल्स को वहां से सुरक्षित निकाला है। ये लोग लेबनान के रास्ते निकाले गए और जल्द ही भारत लौट आएंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों ने सुरक्षा स्थिति का आकलन करके और भारतीय नागरिकों की मदद की अपील पर किया। इस बीच इंडियन गवर्नमेंट ने सीरिया में रह रहे भारतीयों को भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने और मदद के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन का उपयोग करने की सलाह दी हुई है। सरकार स्थिति पर
नजर बनाए हुए है। बहरहाल, अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप बताइए कि क्या लगता है भारत को सीरिया के बदलते हालातों के बीच क्या कदम उठाना चाहिए। इधर भारत की राजनीति में भी काफी हलचल मची है। हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की। ये अलायंस अभी तक एक तो था, लेकिन ताजा हालात देखकर लग रहा है कि ये अलायंस ना तो कभी सेफ था, ना है और शायद ना कभी हो पाएगा। लोकसभा चुनाव में जिस मोदी को हटाने के लिए विपक्षी दल साथ आए थे, उसकी आंच हर चुनाव के बाद धीमी पड़ती चली गई। अब हरियाणा से महाराष्ट्र तक की हार के बाद इंडिया ब्लॉक में नई दरारें पड़ गई हैं। चर्चा तेज हो गई है कि अब राहुल गांधी को पीछे हटाकर ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का मुखिया बनाया जाना चाहिए। तो क्या होने वाला है अब इंडिया अलायंस का भविष्य और राहुल गांधी का भविष्य, जानिए वैभव के इस रिपोर्ट में। जो था बस यहीं तक था, मंच पर साथ दिखना, खुश दिखना, हाथ पकड़कर समर्थन दिखाना। जो था बस यहीं तक था। आज एक है तो सेफ है का नारा कई अलग अलग तरीके से कई अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाया जाता है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले एक तो इंडिया गठबंधन ही हुआ था, हालांकि शायद सेफ नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव में जिस मोदी को हटाने के लिए विपक्ष का कुनबा एक साथ आया था, उनकी आंच आज चुनाव के बाद धीमी होती नजर आ रही है। हरियाणा टू महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया ब्लॉक में नई रार छिड़ गई है। चर्चा तेज हो गई है कि अब राहुल गांधी को पीछे हटा ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का मुखिया बनाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि मैंने ही इंडिया गठबंधन का गठन किया था। रोहित शर्मा ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियन बनाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन किया तो उन्हें अब फैंस हटाने की मांग करने लगे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो कप्तान तक को जनता नहीं बख्शती है। वहीं एक और कप्तान है जिन पर ना जाने कितने सवाल उठ चुके हैं और कितनी बार उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो कप्तानी के लिए लगातार डटे हुए हैं। ये कप्तान भी टीम इंडिया के हैं, लेकिन क्रिकेट वाली नहीं बल्कि राजनीति वाली। राज्यों के चुनाव में खराब प्रदर्शन देने के बाद राहुल गांधी की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष की जीत तो नहीं हुई थी, लेकिन राहुल गांधी की पूरी बाजीगर वाली फीलिंग बन गई थी। उनकी छवि ऐसी थी कि वो हार कर भी जीत गए हैं। राहुल गांधी हर तरह से हार कर जीत गए थे। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 234 सीटें मिली थी। इसमें से कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37 और तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें शामिल थी। बहुमत का आंकड़ा 272 का था। वही एनडीए ने 293 सीटों के साथ सरकार बना ली थी। अब मामला क्योंकि करीबी था तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब बात राज्यों के चुनाव की आ रही है तो एक एक पार्टी धीरे धीरे बैकआउट करती नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालातों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गठबंधन की लीडरशिप लेने के लिए अपना दावा पेश किया है और अब एक एक करके सहयोगी दल भी ममता दीदी के समर्थन में आने लगे हैं। ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। लेकिन कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को। उधर ममता दीदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। अब इसे मैनेज करना मोर्चे का नेतृत्व करने वालों पर निर्भर करता है। अगर वो ये नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मुझे अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में फिर शामिल होने की इच्छा तो जताई है, लेकिन लीडरशिप वाली शर्त के साथ। वहीं ताजा महाराष्ट्र में हार के बाद नई कमान तलाश रहे संजय राउत को भी एक बड़ा मौका नजर आ रहा है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन में नए कप्तान की चर्चा तेज होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्यों विपक्षी गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस और राहुल गांधी को साइडलाइन करने की तैयारी हो रही है। सवाल इसलिए क्योंकि अब तक कांग्रेस ही इंडिया ब्लॉक में बड़े भाई की भूमिका निभाती रही थी, लेकिन खराब परफॉर्मेंस और ममता बनर्जी के एक बयान के बाद कांग्रेस के रोल पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। फूट को और बढ़ाते हुए यूपी और दिल्ली चुनावों में समाजवादी पार्टी और इधर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नकार दिया है। वो अकेले ही ये चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि लोकसभा चुनाव के बाद भी जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो राहुल गांधी को ही हुआ था, तो ये गलत नहीं होगा। चुनाव हारे जरूर थे, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही बनाया गया था। राज्यों में हो रहा सीट शेयरिंग का घमासान तो अभी का मुद्दा है, लेकिन जहां राहुल गांधी की लीड मानी जानी चाहिए, जहां उनकी बात मानी जानी चाहिए, जहां उनकी इज्जत होनी चाहिए, वहां भी नहीं हो रही है। राहुल गांधी नेता विपक्ष है,
विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर हमलावर है, लेकिन गठबंधन में इस मुद्दे को लेकर अनबन नजर आ रही है। समझ में आ रहा है कि अडानी पर सवाल पूरा विपक्ष नहीं बल्कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। और ना हम सिरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि जो पूरा जो लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। जो गठबंधन बीजेपी और मोदी सरकार को हटाने के लिए आया था, अब जब उसी गठबंधन के खत्म होने की बात हो रही है तो बीजेपी को विपक्ष को शांत कराने के लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही है। बीजेपी बस शांत बैठकर तंज कस रही है। जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी, बहुत साफ दिख गया कि इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस पे अविश्वास स्पष्ट रूप से दिख गया। शायद उसे कवर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है तब से इंडी गठबंधन के दलों में होड़ लगी हुई है, कौन किसको अपने मुद्दे पे लाने में प्रयास करे। तमाम गवाहों सबूतों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की जो कैप्टन इनिंग है उसका अंत होता नजर आ रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों का कांग्रेस पर से भरोसा उठता नजर आ रहा है, यानी लगभग तय है कि 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल और 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ एकला चलो रहे का ही मंत्र रह जाएगा। हमारी अगली खबर भी ममता दीदी से ही जुड़ी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक मंदिर बना रही हैं, जिसे जगन्नाथ मंदिर कहा जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल आया होगा कि जगन्नाथ मंदिर तो पुरी में पहले से ही मौजूद है, तो ममता दीदी पश्चिम बंगाल में जो मंदिर बना रही हैं उसे जगन्नाथ मंदिर आखिर क्यों कहा जा रहा है? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी मंदिर का विरोध क्यों कर रही है। ये पूरा मामला समझते हैं हम सैयद सोबान की अगली रिपोर्ट में। तो मामला यह है कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है दीघा, वहां पर जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दीघा कोलकाता से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और पूर्वी मेदिनीपुर जिले में समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। यहीं पर जो एक मंदिर है वो बनाया जा रहा है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। ये वो मंदिर नहीं है, उसकी कोई ब्रांच नहीं है। ममता बनर्जी ने हाल ही में 11 दिसंबर को इस मंदिर का दौरा किया था और उनका कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 90% तक पूरा हो चुका है, 10% काम बचा है और इसका उद्घाटन अब अगले साल 30 अप्रैल 2025 को अक्षय तृतीया पर किया जाएगा। अब पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने इसका ये कहते हुए विरोध किया है कि सरकारी पैसों से किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब जो सवाल था कि क्या इस मंदिर का पुरी में बने जो जगन्नाथ मंदिर है वहां से कोई कनेक्शन है, तो इसका जवाब शुभेंदु अधिकारी ने ये कहते हुए दिया था कि दीघा में बन रहे मंदिर का नाम श्री जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र है और उन्होंने कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकारी पैसे से मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा नहीं बनाया जा सकता है, यानी किसी भी सरकारी पैसे से किसी भी धाम का निर्माण नहीं हो सकता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर और क्लैरिटी देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो एक ऐतिहासिक मंदिर है, 4 धाम के मंदिरों में से एक है पुरी का जगन्नाथ मंदिर और ये सनातनी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने आगे ये भी जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने हेडको यानी कि हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए टेंडर निकाला था, तब इसका नाम जगन्नाथ धाम सांस्कृतिक केंद्र दिया गया था। शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार के एक डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए कहा कि ये एक सांस्कृतिक केंद्र है और ना कि ये मंदिर है। शुभेंदु अधिकारी की माने तो ममता बनर्जी इस मंदिर को इसलिए बनवा रही हैं क्योंकि जो उनका हिंदू वोट बैंक है और ज़्यादा मजबूत हो जाए। वैसे आपको ये भी बता दें कि जब ममता दीदी इस साइट पर पहुंची थी दौरा करने के लिए, तो उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा था कि यहाँ पर एक प्रशासनिक भवन भी वो बना रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, फायर ब्रिगेड, पुलिस पोस्ट और प्रशासनिक ऑफिस भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 22 एकड़ के इस प्रोजेक्ट की कीमत लगभग 143 करोड़ रुपए बताई गई है और इस मंदिर को कोलकाता के डिज़ाइन स्टूडियो के साथ मिलकर हिडको ही इसका निर्माण करवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने 2019 में इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। ममता बनर्जी ने इसी साल कहा था कि अगले साल 2025 में दीघा में जगन्नाथ रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। तो मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो इस मंदिर की देखरेख दीघा शंकरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी करने वाली है, जो कि एक स्टेट एजेंसी है।
अब सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि मंदिरों का निर्माण क्या सरकार नहीं करवा सकती है? तो हाल ही में आपने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो क्या उसमें सरकारी पैसा लगा था? तो इसके जवाब में दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी मिलती है। ये रिपोर्ट 28 जनवरी 2024 की है। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। न केंद्र की सरकार ने, न राज्य की सरकार ने मंदिर के किसी काम में नहीं, ये सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है, दुनिया भर से दिया गया ये पैसा है। एक एक पाई का हिसाब जो है वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से ये साफ था कि राम मंदिर के निर्माण में सिर्फ राम भक्तों का ही पैसा लगा है। अब आपको पश्चिम बंगाल के इस मंदिर पर क्या कहना है? क्या ममता सरकार वोटों के चक्कर में इस मंदिर का निर्माण करवा रही है? जगन्नाथ मंदिर की राजनीति से चलते हैं अब एक ऐसी अदालत की बात पर जहां हर पति को अपना कर्तव्य निभाना ही होगा, चाहे वो दिवालिया ही क्यों ना हो जाए। पति अगर खुद को दिवालिया भी घोषित कर दे तब भी उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। ये कहना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। बेंगलुरु में पत्नी से परेशान होकर एक इंजीनियर की आत्महत्या के मामले के बाद एक सवाल सोशल मीडिया पर खूब उठ रहा है। तलाक के बाद अगर गुजारा भत्ता नहीं दिया गया तो पति का क्या होगा? इसी नियम और कानून की पूरी जानकारी दे रहे हैं वैभव अपनी अगली रिपोर्ट में। तलाक के मामलों में गुजारा भत्ता कैसे तय होता है? गुजारा भत्ता मांगने का मतलब पति को सजा देना नहीं है, बल्कि पत्नी को सलीकेदार जीवन देना है। ये कहना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। साल 2022 में भारत सरकार ने भारतीय युवाओं और उनके बीच चल रहे ट्रेंड्स को लेकर एक रिपोर्ट निकाली थी, यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022। रिपोर्ट में पता चला कि भारत के युवा और खास तौर पर पुरुष अपनी मर्जी से शादी ही नहीं करना चाहते हैं। भारत में अविवाहित पुरुषों की संख्या हर साल बढ़ती नजर आ रही है और हर साल बढ़ रही है। साल 2011 में 20.8% पुरुष अविवाहित थे, वहीं साल 2019 में ये संख्या 26.1% तक पहुंच गई थी। ये मानना गलत नहीं होगा कि अब 2024 में संख्या और भी बढ़ गई होगी। इसी रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। इस रिपोर्ट में युवाओं के सुसाइड करने और उसकी वजहों का भी डेटा दिया गया। देखने को मिला कि सुसाइड करने की टॉप मोस्ट वजहों में शादी संबंधी दिक्कतें थीं। शादियों में तकलीफ के चलते 7,636 युवाओं ने आत्महत्या की थी। पुरुष हो या महिला, किसी को दहेज की आड़ में परेशान किया गया तो किसी को डाइवोर्स देने के बाद गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के लिए परेशान किया गया। अब 4 साल बाद साल 2024 में भी ज्यादा चीजें बदली नहीं है, कुछ ज्यादा चेंज आया नहीं है। पूरे देश में फिलहाल बेंगलुरु के रहने वाले AI इंजीनियर अतुल सुभाष की चर्चा हो रही है। 9 दिसंबर को अतुल ने इंटरनेट पर करीब 1.5 घंटे का एक सुसाइड वीडियो जारी किया था और उसने बताया था कि कैसे उसे परेशान किया जा रहा है। उसने 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी शेयर किया था। इस एविडेंस के जरिए उसने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर आरोप लगाए थे। उसने बताया कि उसे डाइवोर्स के बाद गुजारा भत्ता के लिए परेशान किया जा रहा है, यहाँ तक कि कोर्ट भी और जज भी उसे घूस मांगकर परेशान कर रहे हैं। उसके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। अपने सुसाइड नोट में उसने न्यायपालिका से लेकर महिला संबंधी कानूनों तक पर सवाल उठाए हैं और अपने अंतिम वीडियो में कहा कि पत्नी और ससुराल के लोग जबरन वसूली कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद भारत सरकार की यूथ इन इंडिया रिपोर्ट काफी और ज्यादा सेंस बनाती है। भारत का युवा और खास तौर पर पुरुष अब शादी ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह आपके सामने ही है। तो इसके पीछे यही बड़ी वजह है। शादी के बाद अगर तलाक हुआ तो पूरा खानदान ही सड़क पर आ सकता है। जब किसी दंपत्ति के बीच तलाक होता है तो पति को पत्नी के जीवन निर्वाह के लिए गुजारा भत्ता देना पड़ता है। देना होता नहीं है, देना पड़ता है। कुछ केसेस में अगर पत्नी सक्षम भी हो तब भी गुजारा भत्ता देने का भार पति पर आ सकता है। अब यहीं पर सवाल ये बनता है कि डिवोर्स के बाद कितना गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, कितना देना होगा। अगर नहीं दिया गया तो क्या हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता की राशि तय करके कुछ निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि जब विवाह में शादी बचाने के लिए कोई और जरूरी उपाय रह ही नहीं जाता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो स्थायी गुजारा भत्ता ही विकल्प होता है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने मंगलवार को तलाक से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान 8 सूत्री दिशा निर्देश दिए हैं और बताया कि एलिमनी सेट करने की क्या प्रक्रिया होती है और कैसे तय होता है। 8 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। पत्नी और डिपेंडेंट बच्चे अगर हैं तो अनिवार्य जरूरतें क्या है उनका ध्यान रखा जाएगा। पक्षकार की या व्यक्तिगत योग्यता है और उसकी रोजगार की क्या स्थिति है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा।
आवेदक के पास कितनी संपत्ति है, उससे आय कितनी होती है, क्या बिजनेस है, कितना पैसा उसके पास आता है, इसका भी ध्यान में रखा जाएगा। वैवाहिक घर में पत्नी किस जीवन स्तर में यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह रही है, उसका भी ध्यान में रखा जाएगा। महिला ने पारिवारिक जिम्मेदारी लेने के लिए अगर कोई नौकरी छोड़ी है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। जो महिला कामकाजी नहीं है उसे मुकदमे की जो फीस है उसका खर्चा उसे दिया जाएगा। पति की हैसियत, उसकी आय, भरण और पोषण की जिम्मेदारी और कर्ज अगर उसके ऊपर कोई है तो उसके आधार पर गुजारा भत्ता तय किया जाएगा। कोर्ट ने यह 8 सूत्री फॉर्मूला सेट तो किया है, लेकिन सवाल उठाने वाले अभी भी सवाल कर सकते हैं कि पुरुषों को गुजारा भत्ता पहली केस में देना ही क्यों पड़े। अगर तलाक दोनों की मर्जी से होता है, कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो क्यों दिया जाए? गुजारे भत्ते का क्या सेंस बनता है? कम से कम उन केसेस में जिनमें पत्नी भी सक्षम है और पैसे कमा रही है और बच्चा नहीं है, तो गुजारा भत्ता देने का क्या सेंस बनता है? इस सब की चर्चा के बाद एक बार फिर यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2020 को समझते हैं। भारत में अविवाहित पुरुषों की संख्या हर साल बढ़ रही है। लोग शादी ही नहीं करना चाहते हैं। शादी में तकलीफों के चलते लोग सुसाइड भी कर रहे हैं और सुसाइड करने को मजबूर भी हो रहे हैं। बाकी जो है वो शायद गुजारा भत्ता वाली मार झेल रहे हैं। तो ये था आज का स्विच बुलेटिन। सीरिया से लेकर भारत की राजनीति तक हमने आपको दी पूरी जानकारी। ठीक स्विच बुलेटिन की ही तरह स्विच के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि YouTube, Facebook और Instagram पर आपको ऐसे ही लेटेस्ट रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वॉक्स पॉप्स और एक्सप्लेनर्स का खजाना मिलेगा। तो बस स्विच को सभी प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए। और हाँ, आप मुझे भी Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी ID है @GarimaSingh0099। Yes, keep watching Switch।